टुडे वी विल स्टडी अबाउट फिगर्स ऑफ स्पीच। तो हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में काफ़ी सारे मोर देन हंड्रेड्स ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, लेकिन हमारे जो मेन है वी हैव 26 मेन फिगर्स ऑफ स्पीच। ठीक है, सो वी विल लर्न अबाउट देम इन डिटेल विद एग्जाम्पल्स। तो फिगर्स ऑफ स्पीच तो हो गई, बट वो क्या होता है, व्हाट इज़ फिगर्स ऑफ स्पीच? तो फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होता है? कोई भी सेंटेंस या यूजुअली पोएट यूज़ करते हैं अपने पोम्स को बेटर एनहांस करने के लिए, या उसे ब्यूटीफुली एक्सप्रेस करने के लिए, या उसमें जो हम वर्ड्स यूज़ करते हैं उससे हमें वो लाइंस के जो इफ़ेक्ट है वो ज़्यादा आती है। सो ये सब चीज़ के लिए फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ करते हैं। चलो यहाँ पे क्या लिखा है, अ वर्ड और फ्रेज यूज्ड सो दैट स्पीच और द राइटिंग बिकम्स मोर क्लियर, इफेक्टिव एंड रिलेटेबल। तो जैसे मैंने आपको बोला, तो उससे क्या हो जाती है, आपकी स्पीच या राइटिंग, आप फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ करते हो तो आपकी जो स्पीच या राइटिंग है वो ज़्यादा क्लियर होती है, रिलेटेबल लगती है, यानी कि सुनने वाले को ज़्यादा रिलेटेबल लगती है और इफ़ेक्टिव भी होती है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट एज द शो आर गुड राइटिंग एंड कॉन्वर्जेशनल स्किल्स। दूसरा ये है कि अगर आप फिगर्स ऑफ स्पीच अपने इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ करते हो, अडेप्ट करते हो, तो उससे क्या होता है, आपकी जो लैंग्वेज स्किल्स है, आपकी बोलने की स्किल्स है और आपकी जो राइटिंग स्किल्स है वो अच्छी कहलाती है। उससे लगता है कि हाँ, ये जो पर्सन है वो इंग्लिश लैंग्वेज बोलना और लिखना अच्छे से जानता है। फॉर दैट इज़ वाई वी यूज़ फिगर्स ऑफ स्पीच। दे एड मोर कलर, इंटरेस्ट एंड अवेकन आर इमेजिनेशन। तो क्या होता है, जैसे कि कोई भी करी में अगर कोई एक मसाला कम पड़ जाता है या नमक कम पड़ जाता है, तो कैसे वो ऐड करने से एनहांस हो जाता है, ब्यूटीफुल हो जाता है, ठीक है, और ज़्यादा डिलीशियस हो जाता है। उसी तरह फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ करने से हमारा जो सेंटेंस है वो ज़्यादा बेटर हो जाता है। तो क्या आता है, कलर आ जाता है, मतलब एक ब्राइटनेस आ जाती है, सेंटेंस को जान मिल जाता है, इंटरेस्ट जगाता है, और हम इमेजिनेशन ज़्यादा बेटर वे में कर सकते हैं। अब यूजुअली स्टोरी होती है या कोई पोम होती है, तो जब हम उसे रीड करते हैं तो वी शुड रियली रिलेट टू इट, एबल टू रिलेट टू इट। तो राइटर जो है या पोएट जो है वो उस तरीके से लिखता है, फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ करके लिखता है, तो हम ज़्यादा बेटर इमेजिन कर पाते हैं, तो हम वो स्टोरी को फील कर पाते हैं, वो पोएम को फील कर पाते हैं। सो दैट इज़ वाई वी यूज़ figures of speech. So here we have an example. First example is he ran fast. ठीक है, वो बहुत तेज़ी से दौड़ा। We understood this कि वो बहुत ज़्यादा फास्ट दौड़ रहा था। दूसरा एक सेम एग्जाम्पल, विदाउट चेंजिंग द मीनिंग वी जस्ट यूज अ फिगर ऑफ स्पीच। ही रैन लाइक अ विंड। वो किसकी तरह भागा, हवा की तरह। तो हवा तो बहुत ज़्यादा स्पीड में होता है, ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला, वो जो लड़का है वो किस तरह बहुत ज़्यादा स्पीड में भागा। फर्स्ट सेंटेंस से हमें पता चल रहा है, लेकिन सेकेंड सेंटेंस जो अपना है ये वाला, ही रैन लाइक अ विंड, उससे हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है और हमें एक्स्ट्रा पता चल रहा है कि वो किस तरह से भागा, और वो सेंटेंस में ज़्यादा इफेक्ट आ रहा है। हम इमेजिन कर पा रहे हैं कि वो जो लड़का था वो उतने फास्ट भागा। ओके, सो हियर आर 26 मेन फिगर्स ऑफ स्पीच। आपकी जो 26 मेन फिगर्स ऑफ स्पीच है जो आपके एकेडमिकली यूजुअली आती है मोस्टली, वो ये 26 है। सो दिखने में ये बहुत सारे हैं, बट एज वी विल लर्न इन डिटेल विद एग्जाम्पल्स, और इसकी मैंने काफ़ी छोटी छोटी डेफिनेशंस रखी है, तो उससे आपको ईजिली पता चल जाएगा। सो व्हाट आर दीज? सिमिली, मेटाफोर, पर्सनिफिकेशन, एपोस्ट्रॉफी, एलिट्रेशन, रिपीटेशन, टॉटोलॉजी, एंटीथेसिस, ऑक्सीमोरन, आयरनी, एपिग्राम, पैराडॉक्स, मेटोनमी, सिनेक्डक, क्लाइमैक्स, एंटी क्लाइमैक्स, हाइपरब्ले, ट्रांसफर्ड एपिथेट, पन, onomatopoeia, interrogation, exclamation, anastrophe, internal rhyming, euphemism and litotes. So these are the 26 figures of speech. अब हम देखते हैं one by one each of the figures of speech. तो first we have simile. Simile और उसी का भाई है या opposite है, that is metaphor. ठीक है, ये दोनों को हम साथ में देख लेते हैं। First we have simile to make direct comparison between two different objects. अब कोई डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, उसके बीच में आपको कंपैरिजन करनी है, तो आप उसे डायरेक्टली कंपेयर कर लोगे, ठीक है, यानी कि ये जो पेन है वो इसके जैसा है, ये बोलने के लिए, यानी कि डायरेक्टली कंपेयर करने के लिए आप यूज़ करोगे सिमिली। सो हम एग्जांपल देख लेते हैं। लाइफ इज़ लाइक अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स। तो हमने लाइफ को किससे कंपेयर किया, चॉकलेट्स के बॉक्स के साथ, ठीक है, यानी कि चॉकलेट्स के बॉक्स जैसे कौन सी चॉकलेट कब आएगी, या सरप्राइजेस, फुल ऑफ सरप्राइजेस। ओके, सो लाइफ इज़ लाइक अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स। तो हमने क्या यूज़ किया यहाँ पे, लाइक, तो वहाँ पे मैंने लिखा है
सिमिली जब आप यूज़ करोगे, जब डायरेक्ट कंपैरिजन करोगे, तो आप लाइक या एस ये दो वर्ड बीच में यूज़ होंगे, ठीक है। मेटाफॉर में ये दोनों वर्ड यूज़ नहीं होगी। मेटाफॉर क्या होता है? टू मेक इनडायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। तो कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में इनडायरेक्ट कंपैरिजन आपको करनी हो तो आप मेटाफॉर यूज़ करेंगे, तब आप लाइक और एज ये दोनों वर्ड वहाँ पे यूज़ नहीं होगी। तो अगर हमें इसी सेंटेंस को मेटाफॉर में चेंज करना है तो कैसे? लाइफ इज़ अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स। ये हमने इनडायरेक्टली कंपेयर कर लिया कि इसको लाइफ को चॉकलेट्स ऑफ बॉक्स के साथ। ओके, नाउ यू अंडरस्टूड द मीनिंग। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है, हर स्माइल इज़ लाइक अ स्वीट फ्रेग्रेंस ऑफ अ रोज़। तो उसकी स्माइल को किससे कंपेयर किया? डायरेक्टली कंपेयर किससे किया? इज़ लाइक यानी कि रोज़ की जो स्मेल है यानी कि बहुत स्वीट होती है या बहुत सुंदर होती है, तो उसी तरह उसकी स्माइल भी जो है वो काफ़ी स्वीट है, सुंदर है। ओके, इस तरह से कंपेयर हो गया। लव इज़ अ बैटल फील्ड, ठीक है, लव इज़ अ बैटल फील्ड। तो लव को किससे कंपेयर किया यहाँ पे? इनडायरेक्टली बैटल फील्ड से। उसी को हमें सिमिली में कन्वर्ट करना हो तो हम कैसे करते हैं? लव इज़ लाइक अ बैटल फील्ड। ओके, these were the two different figures of speech, that is simile and metaphor. Third, let us see personification. तो जब आप वर्ड सुनोगे personification यानी कि पर्सन, ह्यूमन, ठीक है, तो इससे क्या होता है? personification इज़ कोई भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है कोई भी जिनके अंदर जान नहीं होती है, उनको हम ह्यूमन की क्वालिटीज़ दे देते हैं, ठीक है। ह्यूमन की जो क्वालिटीज़ है, टॉक, रन, जो भी हम ह्यूमंस कर सकते हैं, लिविंग बीइंग कर सकते हैं, वो हम नॉन लिविंग थिंग को या ऑब्जेक्ट को दे देते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जस्टिस इज़ ब्लाइंड। हम यूजुअली ये लाइन आपने सुनी होगी, कानून अंधा है। सो कानून इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसकी कोई लाइफ नहीं है, ठीक है, इट इज़ अ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। जस्टिस तो एक एब्स्ट्रैक्ट वर्ड है, ठीक है, उसको हमने किसकी क्वालिटी दे दी? ह्यूमन की या लिविंग बीइंग की। ब्लाइंड तो कोई लिविंग बीइंग ही होगी, तो हम उससे क्या इफेक्ट लाना चाहते हैं कि जस्टिस इज़ ब्लाइंड, ठीक है। देन द स्टार्स डांस्ड प्लेफुली इन द मूनलिट स्काई। तो यहाँ पे क्या लिखा है? द स्टार्स डांस्ड। अब स्टार्स डांस्ड, यहाँ पे मीनिंग, जो लिटरल मीनिंग है वो ये है कि जो स्टार्स थी वो काफ़ी अच्छे से चमक रही थी या शाइन हो रही थी। तो हमने क्या यूज़ कर लिया यहाँ पे? डांस्ड प्लेफुली, यानी कि नाच रही थी। तो डांस करना तो ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी है। सो द स्टार्स डांस प्लेफुली इन द मूनलिट स्काई। वी हैव एपोस्ट्रॉफी। हमने लास्ट देखा पर्सोनिफिकेशन, वो होता है कि कोई भी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट या एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट या कोई भी थिंग्स को जो नॉन लिविंग है उस ऑब्जेक्ट को आप ह्यूमन बीइंग की क्वालिटीज़ दे देते हो। नेक्स्ट है एपोस्ट्रॉफी, ठीक है। एपोस्ट्रॉफी क्या होता है? कोई भी आप किसी भी पर्सन के बारे में बात कर रहे हो, वो पर्सन हो सकता है, वो जिंदा हो सकता है, डेड हो सकता है, या कोई इनएनिमेट ऑब्जेक्ट यानी कि नॉन लिविंग थिंग अगेन, उसके बारे में आप बात कर रहे हो जब वो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, यानी कि या तो वो उसकी डेथ हो चुकी है, या तो वो पर्सन वहाँ पर नहीं है अभी, या तो कोई नॉन लिविंग थिंग जो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। ओके, तो तब आप एपोस्ट्रॉफी यूज़ करते हो। जैसे कि इसका काफ़ी क्लासिक एग्जांपल है, जो आपकी जो पोम राइम थी जब आप केजीज में, जब आप अपने किंडरगार्टन में थे, जब आपकी जो राइम है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर, तो ये जो राइम है वो एपोस्ट्रॉफी है। क्यों? बिकॉज वो जो लड़का है या वो जो लड़की जो गा रही है ये गाना, वो किसको एड्रेस कर रही है? वो स्टार को, ठीक है, जो स्काई में ऊपर है। वो स्टार यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है उसके आसपास, वो एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो काफ़ी, यानी कि वो लिविंग थिंग नहीं, वो काफ़ी ऊपर है, उसके आसपास नहीं है, तो वो उससे बात कर रही है, उसे एड्रेस कर रही है या उसके बारे में बोल रही है। तो वो एक एग्जाम्पल है एपोस्ट्रॉफी की। सेकेंड, ओ रोज़ हाउ स्वीट यू स्मेल एंड हाउ ब्राइट यू लुक। तो यहाँ पर कोई पोएट है, उसकी पोम है ये, तो वो वहाँ पर एक रोज़ से बात कर रहा है, रोज़ फ्लावर उससे बात कर रहा है कि तू हाउ स्वीट यू स्मेल, आपकी उसकी तो ये जो स्मेल है वो कितनी स्वीट है, एंड हाउ ब्राइट यू लुक, और काफ़ी ब्राइट भी दिख रही है। तो ये किससे बात कर रहा है? रोज़। तो रोज़ तो कोई ह्यूमन है नहीं, ठीक है, और वो एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट यानी कि नॉन लिविंग थिंग है, तो उससे बात करना, उसके बारे में बोलना, तो ये होगा एपोस्ट्रॉफी। नेक्स्ट वी हैव टू contrasting figures of speech. One is alliteration, second is repetition. तो ये दोनों भी अगेन एक दूसरे के जैसे है या एक दूसरे के अलग है। लेट अस सी,
एलिट्रेशन क्या होता है? रिपीटेशन ऑफ लेटर्स इन एनी सेंटेंस। कोई भी सेंटेंस, कोई पोएम की हो गई या स्टोरी की हो गई, कहीं भी कोई सेंटेंस आपको दिख गई जहाँ पे लेटर्स जो है वो रिपीट हो रही है, ठीक है। ध्यान रखना कि वावल्स नहीं आएंगे इसमें, वावल्स तो काफ़ी कॉमन रहती है, तो हर वर्ड में वावल्स तो रहती है, तो इसमें जो है लेटर्स रिपीट हो रही होगी तो उसे आप एलिट्रेशन बोलोगे। यहाँ पर एग्जांपल है द स्मॉल बर्ड्स सिंगिंग स्वीटली, तो द स्मॉल में ऐसा आ गया, बर्ड्स सिंगिंग स्वीटली, तो आपने देखा ये जो लेटर एस है वो रिपीट हो रही थी, ठीक है। लेटर रिपीट होना इज एलिट्रेशन। सेकेंड, रिपीटेशन। रिपीटेशन होता है वर्ड्स अगर रिपीट हो रहे हैं तो, रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स इन एनी सेंटेंस। तो वर्ड्स जैसे कि इट्स ओके नॉट टू बी ओके, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये ओके एक बार आ गया, फिर ये दूसरी बार, तो ये क्या हो गया, वर्ड जो थी ओके जो वर्ड है वो रिपीट हुई। आई डोंट सिंग बिकॉज आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी बिकॉज आई सिंग। ये जो सेंटेंस है वहाँ पर से एक पोएम की है या स्टोरी की है, वो बोल रहा है कि मैं इसलिए नहीं गाता हूँ क्योंकि मैं खुश हूँ इसलिए मैं गाता हूँ, ठीक है। सो आई डोंट सिंग बिकॉज आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी बिकॉज आई सिंग। मैं गाता हूँ इसलिए मैं खुश हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर क्या क्या वर्ड, एक तो हो गया सिंग, ठीक है, दूसरा हो गया हैप्पी, तो ये जो वर्ड्स है या बिकॉज हो गई वो भी रिपीट हो रही है, ठीक है। तो रिपीटेशन में वर्ड्स रिपीट होता है और एलिट्रेशन में देखो यहाँ पे कोका कोला की जो एग्जांपल है वहाँ पे सी जो है वो रिपीट हुई, तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। सो नेक्स्ट लेट अस सी सेवेंथ, टॉटोलॉजी। तो टॉटोलॉजी क्या होता है? अननेसेसरी यूसेज ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस दैट ऐड नो मीनिंग। कोई भी सेंटेंस में वर्ड का यूज़ होना, कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड का, ठीक है, उसके होने या ना होने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो वो है टॉटोलॉजी। एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई नीड अ न्यू हॉट वाटर हीटर। तो यहाँ पर वो क्या बोलना चाह रहे हैं कि मुझे एक नया हॉट वाटर हीटर चाहिए। तो हीटर क्या होता है? गर्म करने के लिए होता है। तो ये जो हॉट वाटर हीटर जो था दैट वाज एक्स्ट्रा, यानी कि जो हॉट वर्ड जो था वो एक्स्ट्रा था, ठीक है, उसके होने से ना होने से फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो वो एक्स्ट्रा था, मीनिंग कुछ ऐड नहीं कर रहा था, दैट इज़ टॉटोलॉजी। द स्टूडेंट विल टेक टर्न्स वन बाय वन। यहाँ पे कोई टीचर या कोई इंस्ट्रक्टर बोल रहा है कि स्टूडेंट्स जो है वो वन बाय वन करके बारी करेंगे, वन बाय वन यू विल टेक टर्न्स। तो अगर सेंटेंस इतना होता है द स्टूडेंट्स विल टेक टर्न्स, तो भी हमें पता चल रहा है कि वो एक के बाद एक ही करना है। एक्स्ट्रा क्या ऐड हो गया? वन बाय वन, ठीक है। तो हियर वी यूज्ड टॉटोलॉजी, अंडरस्टूड। नेक्स्ट वी हैव एंटीथेसिस। एंटीथेसिस इज उसी के जैसा है ऑक्सीमोरन, ठीक है, तो ये दोनों हम साथ में देखेंगे। एंटीथेसिस, टू ऑपोजिट आइडियाज आर पुट टुगेदर इन अ सेंटेंस टू ब्रिंग अ कॉन्ट्रास्टिंग इफेक्ट। तो कोई भी सेंटेंस में एक ऑपोजिट इफेक्ट लाने के लिए हम एंटीथेसिस यूज़ करते हैं। तो दो ऑपोजिट वर्ड्स आपको एक सेंटेंस में दिखेगा, ठीक है। ऑक्सीमोरन भी साथ में देख लो, फिर हम एग्जांपल देखेंगे। टू ऑपोजिट आइडियाज आर जॉइंड टुगेदर टू क्रिएट एन इफेक्ट। ऑक्सीमोरन में क्या होता है? आप वो दो सेंटेंसेस को साथ में जोड़ दोगे, यानी सॉरी दो ऑपोजिट वर्ड्स को साथ में जोड़ दोगे। एंटीथेसिस में क्या है? दो ऑपोजिट वर्ड्स आप अलग अलग यूज़ करोगे लेकिन एक ही सेंटेंस में एक इफेक्ट लाने के लिए, और ऑक्सीमोरन में आप ऑपोजिट वर्ड्स को साथ में जोड़ के यूज़ करोगे, फिर से वही कि इफेक्ट लाना है आपको, ठीक है, वो सेंटेंस को एनहांस करना है। अब एग्जांपल देख लेते हैं एंटीथेसिस का। स्पीच इज़ सिल्वर बट साइलेंस इज़ गोल्ड, ठीक है। बोलना या तो वॉइस उठाना इज़ सिल्वर, लेकिन शांत रहना या साइलेंस रखना दैट इज़ गोल्ड। तो ये एक प्रॉवर्ब भी हो गई, कोट्स भी हो गई, लेकिन हमें यहाँ पे क्या देखना है कि दो ऑपोजिट आइडियाज़ को साथ में लाया है एक ही सेंटेंस में। तो एक तो हो गया स्पीच, दूसरा हो गया साइलेंस, ये दोनों ऑपोजिट है। फिर सिल्वर और गोल्ड भी मोर और लेस ऑपोजिट है, तो उन दोनों को भी साथ में ला दिया। पेशेंस इज़ बिटर बट हैज़ स्वीट फ्रूट। तो पेशेंस जो है वो काफ़ी मुश्किल का काम है पेशेंस रखना, लेकिन उसका जो फल है वो काफ़ी स्वीट होता है। तो जिसे हम बोलते हैं सब्र का फल मीठा होता है, तो सब्र का फल, तो इधर सब्र को क्या बोला है कि बिटर यानी कि कड़वा है, और उसका फ्रूट स्वीट है। तो समझ आया? ऑपोजिट वर्ड्स को एक सेंटेंस में एक इफेक्ट लाने के लिए यूज़ किया है।
ऑक्सीमोरन मैंने क्या बोला था कि साथ में दो ऑपोजिट वर्ड को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देख लो, द कॉमेडियन वॉज सीरियसली फ़नी। ठीक है, हमने जो लास्ट नाइट जो कॉमेडी का शो देखा उसमें जो कॉमेडियन था वो सीरियसली फ़नी था। तो सीरियसली हो गया एक ऑपोजिट वर्ड और फ़नी हो गया दूसरा, दोनों को साथ में जोड़ के क्या बोलने की कोशिश करके वो सच में काफ़ी फ़नी था। तो वो एक इफ़ेक्ट क्रिएट कर लिया। प्लीज़ ब्रिंग मी 4 ओरिजिनल कॉपीज़ ऑफ योर मार्कशीट। ठीक है, आप अपनी मार्कशीट की 4 ओरिजिनल कॉपीज़ मुझे ला के दे दो। सो ये सेंटेंस का मीनिंग है। तो ओरिजिनल भी बोल दिया और कॉपीज़ भी बोल दिया। ठीक है, दो अलग अलग ऑपोजिट वर्ड साथ में ज्वाइन किया। सो 10th इज़ आयरनी। अब आयरनी क्या होती है? Words are used in such a way that their intended meaning is different from the actual meaning of the words. तो वर्ड्स को इस तरह से यूज़ किया जाता है कि उनका जो वो जो मीनिंग बोलना चाहते हैं और उसकी एक्चुअल मीनिंग जो होती है वो डिफरेंट होती है। वर्ड्स ऑपोजिट वर्ड्स यूज़ किया जाता है लेकिन उसकी जो एक्चुअल मीनिंग होती है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, अगर इसको सिंपल वे में आपको देखना है तो डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड अपीयरेंस। ठीक है, आपको जो रियल में जो होता है वो सेंटेंस में नहीं लिखते, यानी कि उल्टा करके लिखते हैं, टेढ़े वे में लिखता है। देखते हैं एग्जाम्पल। आई पोस्टेड अ वीडियो ऑन यूट्यूब अबाउट हाउ बोरिंग यूट्यूब इज़। तो ये आयरनी हो गई कि उसने यूट्यूब पे ही कौन सी वीडियो डाली कि यूट्यूब काफ़ी बोरिंग है। सो दिस इज़ अ आयरनी। देन द नेम ऑफ ब्रिटेन्स लार्जेस्ट डॉग इज़ टाइनी। तो अब ब्रिटेन में सबसे बड़ा कुत्ता है, ठीक है, लार्जेस्ट डॉग सबसे बड़ा, उसका नाम है टाइनी। टाइनी मतलब क्या होता है? बहुत छोटा। तो पता चला आपको अपीयरेंस और रियलिटी दोनों डिफरेंट है, दैट इज़ आयरनी। नेक्स्ट वी हैव एपिग्राम। एपिग्राम इज़ यूजुअली अ क्लेवर एंड फनी सेंटेंस पॉइंटिंग आउट द ट्रूथ्स एंड वीकनेस ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, हम जो ह्यूमंस हैं उनकी लाइफ की सच्चाई या वीकनेस जो होती है ह्यूमन बींग्स की, वो एपिग्राम है। यूजुअली ये जो सेंटेंस है वो काफ़ी क्लेवर होती है, काफ़ी इंटेलिजेंट होती है और फनी भी होती है। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं। इफ़ वी डोंट एंड द वॉर विल एंड अस। तो अभी वॉर जो होती है वो कंट्रीज़ के बीच में होती है। तो अगर कंटिन्यूसली वॉर आप करते रहो, अल्टीमेटली वॉर क्या होता है? अगर आप वॉर को ख़त्म नहीं करो तो वॉर आपको ख़त्म कर देगी। सेंटेंस का मीनिंग वो है। सो इट इज़ एन एपिग्राम, यानी कि मैनकाइंड यानी कि जो ह्यूमंस हैं उनकी सच्चाई या कोई भी ट्रूथफुल सेंटेंसेस, ठीक है, जिससे हमारे लाइफ में जैसे कोट्स बोलते हैं वो एपिग्राम। ओके, नो वन इज़ कम्प्लीटली अनहैप्पी एट द फेलियर ऑफ हिज बेस्ट फ्रेंड। तो ये काफ़ी अगली ट्रूथ है इंसान की। आपकी बेस्ट फ्रेंड अगर आप वो फेल हो जाता है तो आप कम्प्लीटली सैड नहीं होते, कहीं ना कहीं आपको थोड़ी बहुत खुशी तो रहती है कि आप उस फेलियर को फेस नहीं किया, आपने वो फेलियर को फेस नहीं किया, आप सक्सेसफुल रह गए बट वो पीछे रह गया। सो नो वन इज़ कम्प्लीटली अनहैप्पी। ठीक है, सो दैट इज़ एन एपिग्राम। एपिग्राम यूजुअली इज़ कोट्स या तो सेंटेंसेस जो सुनने में क्लेवर लगती है और फनी भी होती है कभी कभी, और यूजुअली वो ह्यूमन बींग्स की वीकनेस बताती है या सच्चाई बताती है। नेक्स्ट इज पैराडॉक्स, अ स्टेटमेंट दैट मे सीम कॉन्ट्राडिक्टरी बट कैन बी ट्रू, यूजुअली ब्रेन टीजर्स। तो पैराडॉक्स भी मोर और लेस क्या रहता है? ब्रेन टीजर जैसा, कोई भी पढ़ने में मज़ा आता है या ठीक है ब्रेन टीजर जैसा हम बोलते हैं, वो सारी सेंटेंसेस को हम पैराडॉक्स बोलते हैं। तो वो सुनने में ऑपोजिट लगती है लेकिन कभी कभी उसके पीछे रियल मीनिंग भी छुपी होती है। एग्जाम्पल देख लो, सेव मनी बाय स्पेंडिंग इट, यानी कि मनी को बचाओ बाय स्पेंडिंग, यानी खर्चा करो, खुश रहो, यानी कि जो मनी है उसको यूज़ करो कैसे कि आप स्पेंड कर दो इस तरह से, यानी उसे पकड़ के मत रखो। कहने का मतलब ये है। दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ द एंड। तो यहाँ पर क्या हो गया? ऑपोजिट कॉन्ट्राडिक्शन हो गया कि ये एक अंत की शुरुआत है। ठीक है, सो दिस इज पैराडॉक्स। ओके, नेक्स्ट वी हैव मेटोनमी। मेटोनमी होता है कोई भी सेंटेंस में आप डायरेक्टली उस पर्सन को यूज़ नहीं करोगे, लेकिन उसका वो या तो वो किंग होगा तो हम क्राउन यूज़ करेंगे। तो क्राउन किसके लिए होता है? किसको हम सिंबलाइज करते हैं? किंग को। तो उस पर्सन को सिंबलाइज करते हुए या उस मीनिंग को सिंबलाइज करते हुए कोई चीज़ हो, कोई ऑब्जेक्ट हो, कोई वर्ड हो, हम वो यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पर है किंग, तो हम क्राउन यूज़ कर लेंगे। ओनर या स्पीकर हो, ठीक है,
कोई इम्पॉर्टेंट पर्सन हो या प्रिंसिपल हो समझो, या सबसे बड़ा हेड हो या कोई ऑफिशियल हो, तो हम उसकी जगह पे चेयर यूज़ करते हैं, ठीक है। सो आप जब आप सेंटेंसेस रीड करते हो तो आप यूजुअली ऐसे वर्ड्स के साथ आप रिलेट कर पाओगे, तब आप देखना कि मेटोनमी यूज़ हुई है। यहाँ पर एग्जाम्पल है, द पेन इज़ माइटियर दैन द स्वॉर्ड। तो यहाँ पर पेन है और स्वॉर्ड है, ठीक है। पेन क्या होती है आपको पता है, पेन से लिखते हैं, और स्वॉर्ड क्या होती है, तलवार, जिससे हम फाइट करते हैं या लड़ते हैं। तो पेन इज़ माइटियर, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जो पेन है वो ज़्यादा ताकतवर है, किससे, स्वॉर्ड से। इसे लिटरल मीनिंग में नहीं लेना है, इसे हमें मेटोनमी यहाँ पे यूज़ हुई। तो पेन यहाँ पर किसको किस चीज़ को रिलेट करती है, एजुकेशन को, ठीक है। और स्वॉर्ड किसको रिलेट करती है, फाइट्स, या हम अननेसेसरी फाइट्स करते हैं, या ईगो प्रॉब्लम्स, या ठीक है इलिटरेसी जो होती है उनको स्वॉर्ड। तो यहाँ पर क्या बोलना चाहते हैं कि कोई भी इंसान अगर एजुकेटेड हो तो वो लड़ाई नहीं करेगा, ठीक है। सो अ एजुकेटेड पर्सन इज़ मोर स्ट्रॉन्गर और मोर माइटियर दैन एन अनएजुकेटेड पर्सन, ठीक है। क्योंकि एजुकेटेड पर्सन जो होता है, जिसने लिखाई की होती है, उसे पता होता है कब क्या बोलना है, कैसे बिहेव करना है, रैदर दैन जो अनएजुकेटेड, वो क्या होता है, यूजुअली बोलते रहते हैं, आर्ग्यूमेंट करते रहते हैं बिना बात के। सो दैट इज़ द डिफरेंस, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस। नेक्स्ट, आई लव बॉलीवुड सॉन्ग्स। तो ये जो बॉलीवुड सॉन्ग्स है उससे वो क्या बोलना चाहता है कि हिंदी सॉन्ग्स, क्योंकि बॉलीवुड जो पूरा है वो हिंदी, तो वैसे ही हॉलीवुड जो पूरा है वो इंग्लिश मूवीज़ और इंग्लिश सॉन्ग्स को हम रिलेट करने के लिए। तो बॉलीवुड जो हो गया वो किसके लिए यूज़ किया हमने, हिंदी सॉन्ग्स के लिए या हिंदी मूवीज़ के लिए। ओके, नेक्स्ट वी हैव सिनेक्टॉक। सिनेक्टॉक इज़ यूजुअली मेटोनमी का दोनों यूजुअली मोर और लेस सेम है, जैसे कि देखते हैं, अ पार्ट स्टैंड्स फॉर द होल, अ होल स्टैंड्स फॉर अ पार्ट। इसका मतलब है कि आप कोई भी सेंटेंस में आपने एक वर्ड यूज़ कर लिया, ठीक है, वो उस सेंटेंस के पूरा मीनिंग उस वर्ड में होगा। आप एग्जांपल देख लो, द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन अनाउंस न्यू रिफॉर्म पॉलिसी, ठीक है। तो ये जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है वो एक पार्ट है जो एक होल के लिए, ये किसके लिए स्टैंड होती है, यानी कि अब डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में एक इंसान तो नहीं है, दो इंसान, काफ़ी सारे टीम्स है, ठीक है। बहुत सारे टीचर्स होंगे, पढ़े लिखे, काफ़ी सारे ऑफिशियल्स होंगे, मिनिस्टर्स होंगे, ठीक है। ये सब मिलकर बनता है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। तो होल के लिए एक पार्ट था, ठीक है, ये एक पार्ट है होल के लिए, समझा है। ये एक पार्ट है होल ऑफ द टीम, उनको हमने क्या बुला लिया, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। ही इज़ इन गुड हैंड्स द नर्स सेड। अब ये जो सेंटेंस है, एक लड़का जो था वो, उसकी एक्सीडेंट हो गई और वो एडमिट हो गया हॉस्पिटल में। तो उसकी फैमिली आती है, नर्स से बात होती है, तो नर्स बोलती है कि ही इज़ इन गुड हैंड्स। बोलना क्या चाहते हैं वो अच्छे हाथों में। उसका मतलब ये नहीं ना कि वो लड़के को किसी अच्छे से हाथ में बिठा दिया, नो। गुड हैंड्स का मतलब था कि वो जो हॉस्पिटल है या जो हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं, जो स्टाफ्स हैं, वो काफ़ी अच्छी ट्रीटमेंट उसको देगी। तो ये जो गुड हैंड्स, दिस पार्ट स्टूड फॉर द होल हॉस्पिटल, ठीक है। वो नर्स ये कहना चाहती थी कि वो काफ़ी अच्छे हाथों में, उसका मतलब उसको अच्छी केयर और ट्रीटमेंट मिल रही है। क्लाइमैक्स, क्लाइमैक्स क्या होता है, एनी आइडियाज़ दैट इज इन असेंडिंग टू डिसेंडिंग, ठीक है। कोई भी सेंटेंस में ऊपर से नीचे, असेंडिंग टू डिसेंडिंग क्या होता है, 1 2 3 4 ऐसा, ठीक है, छोटे से बड़ा जाना। तो आप कोई भी सेंटेंस में देख लो, छोटे से बड़ा जो डिक्रीज से इंक्रीज हो रही है, उसको हम बोलेंगे क्लाइमैक्स। द बड विल बी अ लीफ एंड द लीफ विल डिके सून। तो ये लीफ की एक साइकिल दिखा दी। बड जो होती है लीफ के पहले जो उगती है वो किस में बदलेगी, लीफ में बदलेगी, और लीफ क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो ये पूरी साइकिल बताई है फ्रॉम लोअर टू हायर। वैसे अ मैन शुड लव हिमसेल्फ, फैमिली, कंट्री, गॉड। तो पता चल रहा है, पहले आ गया खुद से प्यार करो, फिर अपनी फैमिली से, फिर कंट्री से, फिर गॉड से। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर से हाईएस्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर, दैट इज क्लाइमैक्स। इसके बाद आएगा एंटी क्लाइमैक्स। हमने देखा कि असेंडिंग टू डिसेंडिंग जो जाती है वो क्लाइमैक्स हो गया। उसी के जैसा है एंटी क्लाइमैक्स, उसमें क्या हो जाता है, डिसेंडिंग टू असेंडिंग होता है सेंटेंस में, ठीक है। तो ही लॉस्ट हिज फैमिली, हिज कार एंड हिज सेल फोन। तो आप इम्पॉर्टेंस देख रहे हो, ठीक है।
पहले क्या हमने दिखा दिए, फैमिली, कार, सेल फोन। तो इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट तो फैमिली हो गई, वो हमने पहले दिखा दी, फिर कार, फिर सेल फोन। ठीक है, अगर इसे हमें क्लाइमैक्स में डालना हो तो हम कैसे डालते, ही लॉस्ट हिज फोन, कार एंड हिज फैमिली। तो डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग वाले सीरीज़ में, और ये एंटी क्लाइमैक्स है तो हमने इसे कैसे डाला है, इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग, यानी कि डिसेंडिंग टू असेंडिंग। सो शी ड्रीम्ड ऑफ हैविंग अ मेड, अ कार एंड अ हाउस। ठीक है, लड़की का सपना था कि वो एक कार खरीदेगी, सॉरी एक मेड होगा, मतलब यानी कि एक सर्वेंट, एंड देन अ कार एंड अ हाउस। तो आप इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस देख रहे हो, मेड रखना इज़ अ वेरी स्मॉल थिंग, एंड उससे थोड़ा ज़्यादा खर्चा वाली बात हो जाती है कार, और सबसे ज़्यादा खर्चा हो जाता है हाउस खरीदने में। सो डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ओके, हाइपरप्ले। हाइपरप्ले तो काफ़ी ईजी है कि कोई भी अंडर स्टेटमेंट, ठीक है, कोई भी सिंपल सा स्टेटमेंट होगा उसे हम काफ़ी ओवर एक्सप्रेसली करके बोलते, ताकि उसका इफ़ेक्ट उतना है, या हम उतने ज़्यादा उसे वो सामने वाले को उतना इमेजिनेशन दिलवाना चाहते हैं, या वो सेंटेंस का उतना इफ़ेक्ट उस पर उसको देना चाहते हैं, इसीलिए हम हाइपर प्ले यूज़ करते हैं। सो यहाँ पर एग्जांपल है, ही वॉज रनिंग फास्टर दैन अ विंड। तो यहाँ पर हम क्या बोलना चाहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से भाग रहा था, लेकिन हमने क्या किया, यूज़ किया, ही वॉज रनिंग फास्टर दैन, यानी कि वो हवा से भी तेज़ी से भाग रहा था। तो दैट इज़ इम्पॉसिबल, वो तो नहीं होता है, बट हमने वो क्यों ओवर एक्सप्रेस किया, ताकि हम बताना चाहते थे कि वो काफ़ी तेज़ी से भाग रहा था। द बैग वेज लाइक टन्स ऑफ रॉक्स। ठीक है, तो कोई बैग है, उसकी वेट उसे बहुत ज़्यादा भारी लग रही है, तो वो क्या बोल रहा है, ऐसा लग रहा है कि इसमें हज़ारों पत्थर डाल दिया, तो वो तो इम्पॉसिबल है। ठीक है, रॉक्स, ठीक है, इतना सारा टन्स ऑफ रॉक डाल दिया, उतना ज़्यादा भारी है, तो ये एक हाइपर प्ले हो जाएगा। ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है, कोई भी सेंटेंस में पहले आप देख लो एग्जाम्पल, ओ व्हाट अ वंडरफुल डे, ये मैंने बोला कि कितना खूबसूरत दिन था, तो ये जो वंडरफुल डे है ये है एडजेक्टिव, ठीक है, और डे जो है वो हो गया नाउन। तो ये एडजेक्टिव हमने इस नाउन के आगे यूज़ किया, डे, तो अब वो डे सच में खूबसूरत नहीं है। ठीक है, ये क्या, ये वंडरफुल क्या है, ये मेरा एक्सपीरियंस है उस दिन में। ठीक है, दिस इज़ वॉट आई फेल्ट दैट डे, मुझे आज का दिन खूबसूरत लगा। इट्स नॉट ज़रूरी नहीं है कि आपको भी वो दिन खूबसूरत लगा हो या आपकी एक्सपीरियंसेस अच्छी, नो, आपके लिए ओ व्हाट अ बैड डे इट वाज, तो आपने क्या, बैड डे, ठीक है, वो जो बैड डे, आपने ये जो एडजेक्टिव है वो डे के साथ लगा दी, बट वो बैड किसके लिए था, आपके लिए था, वो आपकी एक्सपीरियंस थी, वो जो बैड था वो दिन बैड नहीं था, वो आपकी एक्सपीरियंस बैड थी, लेकिन आपने कहाँ लगा दिया, डे पर। वैसे वंडरफुल डे, ठीक है, वंडरफुल मेरा एक्सपीरियंस था, मेरी फीलिंग्स थी, या जो मैंने उस दिन फील किया वो था वंडरफुल, लेकिन मैंने कहाँ लगा दी, डे पर। तो ये हो गया ट्रांसफर्ड एपिथेट। आई हैव हैड अ स्लीपलेस नाइट येस्टरडे। ठीक है, स्लीपलेस नाइट, तो स्लीपलेस यानी कि मैं नहीं सो पाई थी, बट मैंने वो एडजेक्टिव कहाँ लगा दिया, नाइट पे, इस नाउन पे लगा दिया कि नाइट जो है वो मैं नहीं सो पाई, तो मैंने अपना जो एडजेक्टिव था वो नाइट पे लगा दिया। सो नेक्स्ट वी हैव पन। तो पन जो होता है वो कभी ह्यूमरस इफ़ेक्ट क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो पन्स में क्या होता है यूजुअली कि हम अपने होमोफोन्स और होमोनिम्स सुना होगा, ठीक है, जो वर्ड्स सिमिलर साउंड करते हैं या सिमिलर या उसकी सिमिलर साउंड करते हैं और मीनिंग डिफरेंट होती है, और ह्यूमरस इट बाय यूजिंग अ वर्ड दैट हैज़ 2 और मोर मीनिंग्स और सिमिलर साउंड। ठीक है, एक ही वर्ड की 2 अलग अलग मीनिंग होती है, या तो सुनने में सेम लगती है, ठीक है, लेकिन स्पेलिंग डिफरेंट होती है, तो वो पन में आती है। द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द टाउन इज़ द लाइब्रेरी, इट हैज़ थाउजेंड्स ऑफ स्टोरीज। तो इसमें अगर आप देखोगे तो कैसा, सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग इस टाउन की क्या है, लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी में क्या होती है, बुक्स, बुक्स में क्या होती है, स्टोरीज। तो ये हो गया हमारा कि जो टॉलेस्ट बिल्डिंग है वो लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी में क्या है, हज़ारों स्टोरीज़ हैं।
ठीक है। तो स्टोरीज़, और दूसरा स्टोरी यहाँ पे क्या बोलना चाहता है कि ये सबसे लंबी बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग में क्या होती है स्टोरीज़, ठीक है। आपने इसे देखा होगा 1 स्टोरी 2 स्टोरी, यानी कि जो बिल्डिंग में जो होती है स्टोरीज़, तो इसमें 2 मीनिंग है, ठीक है। एक तो हो गई कि लाइब्रेरी, क्योंकि उसमें स्टोरीज़ है, कहानी, और दूसरी हो गई स्टोरीज़ जो उसकी बिल्डिंग की जो ऊंचाई है, ठीक है, 1 स्टोरी 2 फ्लोर्स, ठीक है। तो ये हो गया। ओनोमोटोपिया, ओनोमोटोपिया वो होते हैं जहाँ पर साउंड इफ़ेक्ट्स आती हैं, या साउंड, कोई भी वर्ड जो साउंड के बारे में हमें बताता है उसे ओनोमोटोपिया। जैसे कि हम टेलीफोन को बोलते हैं ट्रिंग ट्रिंग, ठीक है। फिर अगर हमें फिंगर बजानी है तो हम क्या बोलते हैं स्नैप बोलते हैं, स्नैप स्नैप। तो ये सब होता है ओनोमोटोपिया। यहाँ पर साउंड, यहाँ पे सेंटेंस है द बेल्स गो क्लैंग क्लैंग, तो क्लैंग क्लैंग क्या है, साउंड है, किसकी, बेल की, तो वो हो गया ओनोमोटोपिया। बर्ड्स कीप चर्पिंग ऑल डे लॉन्ग, तो चर्पिंग क्या है, बर्ड्स की जो साउंड है उसको हम चर्पिंग बोलते हैं। इंटरोगेशन, इंटरोगेशन जो होता है वो पोएट्स यूज़ करते हैं पोएम में। कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं बट वो कोई आंसर के लिए नहीं होता है, वो एक हमारे माइंड में स्ट्राइक करने के लिए कि ऐसा भी हो सकता है या ऐसा क्यों है, ठीक है, सवाल उठाने के लिए, कोई जवाब के लिए नहीं होता। इट इज़ नॉट यूजुअली फॉर एन आंसर, इट इज़ जस्ट यूज टू क्रिएट अ पोएटिक इफेक्ट। तो यहाँ पर है, ये बाइबल की एक सेंटेंस है, एम आई माई ब्रदर्स कीपर। तो ठीक है, एक भाई गॉड से पूछता है, क्योंकि उसकी भाई की डेथ हो जाती है, तो वो गॉड उसको पूछता है कि तू अपने भाई, तेरा भाई किधर है, तो वो गॉड को सवाल पूछता है कि क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ। तो ये आंसर के लिए नहीं है, ये सिर्फ एक इफ़ेक्ट के लिए है। नेक्स्ट वी हैव एक्सक्लेमेशन। तो एक्सक्लेमेशन आपको पता है, कोई भी सेंटेंस में हम एक्सक्लेमेटरी जो मार्क रहती है वो यूज़ हो जाती है। और क्यों यूज़ होता है, कोई भी जो रीडर है उसका अटेंशन ग्रैब करने के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पर सेंटेंस है व्हाट अ ब्यूटीफुल आर्ट इज़ दैट, तो एक्सक्लेमेशन यूज़ हो गया और ये बता रहे कि कितना सुंदर आर्ट है, ये वो सेंटेंस का मीनिंग है। हाउ ब्राइट द मून लुक्स, तो जो मून है वो कितना सुंदर दिख रहा है। तो ये क्या है, एक्सक्लेमेशन, यानी कि हम अपना जो इमोशन है या जो फीलिंग्स है वो एक्सप्रेस कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव एनास्ट्रॉफी। एनास्ट्रॉफी को आप बोल सकते हो जम्बल्ड वर्ड्स। जम्बल्ड वर्ड्स यानी कि जो ऑर्डर होती है सेंटेंस में, जो टिपिकल ऑर्डर रहती है कोई भी सेंटेंस में वर्ड्स की, उसे हम रिवर्स कर देते हैं। ठीक है, अगेन वो इफेक्ट लाने के लिए होता है। कभी कभी पोएट्स को एंडिंग में ये वर्ड चाहिए रहता है या स्टार्टिंग में ये वर्ड चाहिए रहता है, तो वो उस हिसाब से अपने पोएम्स को राइम करते हैं, तो सॉरी रिवर्स करते हैं वर्ड्स को, तो इसको बोलते हैं एनास्ट्रॉफी। तो क्या हो गया, एक्साइटेड द चिल्ड्रन वर व्हेन सांता एंटर्ड द रूम, तो बच्चे एक्साइटेड हो गए जब सांता रूम में आए। तो इधर क्या हो गया, पूरा यूजुअली अगर हमें इसे लिखना है नॉर्मल टिपिकल ऑर्डर में, तो हम कैसे लिखेंगे, द चिल्ड्रन वर एक्साइटेड व्हेन सांता एंटर्ड द रूम, ये हो गया हमारा नॉर्मल ऑर्डर। अब इसे रिवर्स कर लिया तो हम कैसे करेंगे, एक्साइटेड द चिल्ड्रन वर व्हेन सांता एंटर्ड द रूम। ओके, नेक्स्ट वी हैव इंटरनल राइम। इंटरनल राइम इज राइमिंग द वर्ड्स। ठीक है, एक ही सेंटेंस में 2 वर्ड्स होंगे जो राइम कर रहे हैं, ये तो आप पोम्स में देखते ही हो यूजुअली। आई वेंट टू अ टाउन टू बाय अ गाउन, तो टाउन और गाउन जो हो गया अपना राइमिंग वर्ड्स हो गई। आई टुक द कार टू माई ऑफिस सो फार, तो कार और फार जो थी राइमिंग वर्ड्स हो गई। सो लास्ट 2 फिगर्स ऑफ स्पीच। 25th यूफेमिज्म। यूफेमिज्म मीन्स कोई भी सैड बात हो या कोई डिसएग्रीएबल बात हो, ठीक है, उसे हम थोड़ा बेटर वे में लोगों को एक्सप्रेस करने के लिए हम वो वर्ड्स यूज़ करते हैं, ताकि वो सुनने में इतना ज़ोर ना लगे, हार्श ना लगे या ख़राब ना लगे सुनने में। जैसे कि किसी की डेथ हो जाती है तो हम क्या बोलते हैं, पास्ड अवे। ठीक है, माई सिस्टर पास्ड अवे, यानी कि उनकी डेथ हो गई। ओके, सो वी डू नॉट यूज़ की शी डाइड, और उसके इंस्टेड वी यूज़ पास्ड अवे। वैसे कोई भी किड्स हो या चिल्ड्रन हो या कोई भी पर्सन हो जिनकी बॉडी में कोई डिफ़ॉल्ट हो, कोई डिफेक्ट हो, या वो अच्छे से चल नहीं पाते, और या तो उनके हाथ नहीं चलती या हाथ है नहीं, ठीक है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, हैंडीकैप। ठीक है, या तो वो ब्लाइंड होंगे, डेफ होंगे, तो उसके लिए हम वर्ड क्या यूज़ करते हैं, हैंडीकैप, ताकि सुनने में वो ख़राब ना लगे या हार्श ना लगे। ओके, लिटोट्स, द लास्ट वन। लिटोट्स क्या होता है, आप सेंटेंस में ऑपोजिट वर्ड यूज़ करोगे, और लेकिन वो जो सेंटेंस की जो मीनिंग है वो डिफरेंट है। एग्जाम्पल देख लो, जेरेमी इज़ नॉट टॉल, इससे आप क्या बोलना चाहते हो कि जो जेरेमी है वो लंबा नहीं है, तो मतलब क्या बना, वो छोटा है। तो यानी कि आपने ऑपोजिट वर्ड यूज़ किया, लेकिन आपका मतलब जो है
इसका ऑपोजिट है, ठीक है, ही इज़ नॉट टॉल। दूसरा, शी वॉजेंट अ बैड डांसर, यानी कि वो डांस अच्छा कर लेती है, वॉजेंट अ बैड डांसर, वो खराब डांसर नहीं थी। तो दीज वर द फिगर्स ऑफ स्पीच।